हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं जॉब वर्क चैप्टर। सॉरी, मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ उसका मैं एक चार्ट और वर्ड फाइल में नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, ताकि आप लोग उसे समझ भी पाएँ, बाद में पढ़ भी पाएँ। क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, लेकिन मेरी राइटिंग शायद आपको बाद में समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर होने वाला है, चैप्टर का नाम है जॉब वर्क। चलिए शुरू करते हैं। एक हमारा प्रिंसिपल्स, ये हमारा मेन पर्सन रहने वाला है। पहले मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर कुछ एग्जाम के तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल कुछ गुड्स खरीदेगा, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये अराइज होता है, क्या इस पर आईटीसी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। चाहे डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास आए हैं या फिर डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास चले गए हैं एक सप्लायर से, तब भी आईटीसी मिलेगी। पहला पॉइंट ये हमने कर लिया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जब गुड्स आ गए प्रिंसिपल के पास, अब वो आगे भेजेगा जॉब वर्कर को। तो अब जब वो जॉब वर्कर को गुड्स भेजेगा, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो, ये सप्लाई नहीं है। तो अब जब ये ट्रांसफर होगा, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, तो डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है हमारा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इनवॉइस तो बनेगा नहीं। तो अगर इनवॉइस नहीं बनेगा तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा हमारा रूल 55 का चालान। रूल 55 के चालान के साथ ही गुड्स मूव होंगे। अब जब जॉब वर्कर के पास गुड्स आ गए, अब जॉब वर्कर या तो उसके पास आए होंगे इनपुट गुड्स, सॉरी इनपुट्स, या फिर आए होंगे कैपिटल गुड्स। अब अगर इनपुट्स आए हैं तो वो जॉब वर्क पूरा होने के बाद विद इन 1 ईयर वापस आने चाहिए, प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेबल, यानी कि टोटल हो गए हम पे 2 साल। और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो वो वापस जाने चाहिए विद इन 3 ईयर्स, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर फॉर 2 ईयर्स। अब हमारे पास 3 कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन, गुड्स का जॉब वर्क होने के बाद वो चले गए वापस, सेंड बैक टू प्रिंसिपल। तो कैसे जाएंगे वो? फिर से हमारा रूल 55 का चालान बन जाएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो हमारा वापस चले गए। ये हो गया पूरा प्रोसेस। दूसरा ये हो सकता है कि वो जॉब वर्कर की ही प्लेस ऑफ बिजनेस से सेल हो गए। अब अगर वो जॉब वर्कर की ही प्लेस ऑफ बिजनेस से सेल हो गए, तो पहले तो ये चेक करना है इनवॉइस प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल की सेल मानी जाएगी। और वो होगा ही, हमारा केस ही है, चैप्टर ही ये है। अब दो चीजें हो सकती हैं, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म, आप आराम से सेल कर सकते हो इनवॉइस अपना देकर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो यू हैव टू ऐड जॉब वर्कर की प्लेस ऑफ बिजनेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन योर रजिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल को ये काम करना पड़ेगा, तो इस बात पे ध्यान रखें कि अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है और आप उसकी उसकी प्लेस से सेल करना चाहते हैं, तो आपको उसके प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिखाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन में। अब ये केस भी हो गया पूरा। एक केस जो और हो सकता है, तीसरा केस,
कि भाई ना तो सेंड बैक हुए, ना ही सेल हुए, और टाइम लिमिट हो गई ओवर, जो भी हमारी 1 साल था या 3 साल था, टाइम लिमिट हो गई ओवर। तब क्या होगा? अगर टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो, 1 मिनट, अगर टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो अब वो हो जाएगा डीम टू बी सप्लाई। और वो सप्लाई कब मानी जाएगी, किस डेट को मानी जाएगी? ऑन डेट व्हेन गुड्स वर सेंट टू जॉब वर्कर। और अगर बिल टू शिप टू का केस था, बिल टू शिप टू का केस था, यानी कि डायरेक्ट जॉब वर्कर पे आए थे सप्लायर से, प्रिंसिपल के पास आए ही नहीं बिल टू शिप टू केस में, तो व्हेन रिसीव, व्हेन गुड्स वर रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर, तो इसका मतलब आपको टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा उस सप्लाई पे, प्लस आपको 1 साल या 3 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये है पेनल्टी इस चीज की। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या मतलब इस चैप्टर में क्या क्या था। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स जिसे हम बोल सकते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर कर लेते हैं। फ्यू अदर पॉइंट्स टू बी कवर्ड। सबसे पहला पॉइंट, बुक्स मेंटेन करने की लाइबिलिटी किस पे होगी? जॉब वर्कर पे या प्रिंसिपल पे? तो वो है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल लायबल है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल देगा, उसे ही सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं, कितना माल गया, कितना आया, कितना नहीं आया, कितना रह गया, सब। दूसरा एक पॉइंट, स्क्रैप, जो जॉब वर्क करने के बाद स्क्रैप बना उसका क्या होगा? स्क्रैप हो सकता है या तो सेंट बैक टू प्रिंसिपल हो जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रूल 55 चलान से हमारा वापस चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी रूल 55 लग जाएगा। लेकिन ये हो सकता है सेल फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस आपने कर दिया हो। हाँ, तो वो थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो हम थे स्क्रैप पर। स्क्रैप, स्क्रैप का क्या हुआ? या तो सेंड बैक टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को वापस भेज दिया उन लोगों ने, तो यहाँ आपका रूल 55 वाला चालान लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर हो सकता है वो सेल कर दिया उन्होंने, तो सेल फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस। अगर जॉब वर्कर्स प्लेस से था, सेल करा है, तब क्या होगा? अब या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस वाली बात तो नहीं कही गई, लेकिन यहाँ पे हमें जानना है कि हु इज लायबल टू पे टैक्स, हु इज लायबल टू पे टैक्स, जो इसका स्पेशल पॉइंट है स्क्रैप के केस में। तो अगर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर लायबल रहेगा, अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा। तो इसमें स्पेशल पॉइंट क्या था जो हमने कवर किया? वो ये था कि यहाँ जॉब वर्कर लायबल रहेगा अगर वो रजिस्टर्ड है, तो स्क्रैप के केस में अगर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस से वो सेल हो रही है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, रजिस्ट्रेशन। आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर से कुछ पॉइंट जो जॉब वर्क से रिलेटेड होते हैं। पहली बात, एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट क्या लगेगी? नॉर्मल है 20 लाख या 10 लाख, जो भी एज पर द, जो भी आपका केस होगा, यानी कि नॉर्मल। दूसरा, जो सप्लाई हो रही है एडिश रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से, यानी कि हमारे चार्ट में ये वाली जगह,
ये वाली जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्या ये सप्लायर जॉब वर्कर की प्लेस में, जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा? आंसर इज नो, नॉट एडेड टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। ये बता दिया, सप्लाई इज नॉट एडेड टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ जॉब वर्कर। तीसरा पॉइंट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है इनके लिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इवन दो इंटरस्टेट कर लें तब भी, इंटरस्टेट सप्लाई कर लें ये, तब भी इनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनके लिए टर्नओवर वाली लिमिट एप्लीकेबल रहेगी, जो भी आपकी होगी 20 लाख या 10 लाख, ये हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा था कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यही 3 पॉइंट से। अब आते हैं आगे, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो हमने पढ़ा इनपुट्स के लिए 1 साल, कैपिटल गुड्स के लिए 3 साल वापस आने का। कुछ आइटम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। ऐसी क्या चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें हैं मोल्ड्स, डाइस, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स। इन चीज़ों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये अगर आपके 1 साल और 3 साल में वापस नहीं भी आते हैं तो भी इस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसे डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, ई वे बिल से रिलेटेड प्रोविजंस नॉर्मल जो आपके रहते हैं वही हैं, जॉब वर्क में कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा रूल 55 जहां जहां हमने बात करी। तो क्या होते हैं वैसे, चलिए अब बात निकली है तो डिस्कस ही कर लेते हैं। इंटर स्टेट में आपकी स्टेट लिमिट लगेगी, और सॉरी, इंट्रा स्टेट में स्टेट लिमिट लगती है, इंट्रा स्टेट में, और इंटर स्टेट में कंपलसरी ई वे बिल होता है। कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी ई वे बिल बनना होता है, कोई आपकी लिमिट नहीं है। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस और डिस्कस कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट ने दी हैं। फ्यू क्लैरिफिकेशंस। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ई वे बिल बनाते टाइम, वाइल सेंडिंग गुड्स, गुड्स सेंड करते हुए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, इसमें हमें क्या क्या केस डिस्कस करने हैं। पहले, प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गुड्स गए, जॉब वर्कर को गुड्स गया, जॉब वर्कर ने दूसरे जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर से प्रिंसिपल के पास वापस आया, या फिर सप्लायर ने सीधे जॉब वर्कर को भेज दिया। ये केसेस हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला केस, अगर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा तो 2 कॉपी बनानी पड़ेंगी रूल 55 चालान की अलोंग विद इनवॉइस। रूल 55 चालान 2 क्यों बनानी पड़ेंगी वो आपको भी पता चल जाएगा। एक तो यही काम आ गई, और दूसरी दूसरी काम आएगी यहां पर, जब ये जॉब जब जॉब वर्कर से प्रिंसिपल को गुड्स वापस जाएंगे। जब जॉब वर्कर से प्रिंसिपल को गुड्स वापस जाएंगे तो इसी में से एक कॉपी प्लस इनवॉइस, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। अब डिस्कस करते हैं तीसरा केस, और वो क्या है, ये जॉब वर्कर से जॉब वर्कर वाला। जॉब वर्कर से जॉब वर्कर को जब गुड्स जाएंगे तो 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1,
जो कॉपी आपको मिली थी, ये वाली कॉपी, या तो इसे कर देगा जॉब वर्कर इंडोर्स, जैसे हम चेक्स और बिल्स को इंडोर्स करते हैं दूसरे जॉब वर्कर के नाम पे, या फिर फ्रेश चालान बन सकता है रूल 55 का, बाय जॉब वर्कर भी बना सकता है और प्रिंसिपल भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। अब डिस्कस करते हैं चौथा केस, ये वाला, जब सप्लायर डायरेक्ट जॉब वर्कर को देगा। जब सप्लायर डायरेक्ट जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा है, तो ये हमारा केस बनता है बिल टू शिप टू का, बिल टू शिप टू वाला केस। तो अब इनवॉइस जो होगा वो सप्लायर ने दिया होगा इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन कंसाइनी कौन होगा उसका, जॉब वर्कर। तो गुड्स तो उस पर पहुंच गए, लेकिन जॉब वर्कर जो है, जॉब वर्कर को एक डॉक्यूमेंट और लेना होगा, या प्रिंसिपल को एक डॉक्यूमेंट और इशू करना होगा प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, वो होगा रूल 45 का चालान, जो हमारा बिल टू शिप टू के केस में लगता है। अब पांचवा और आखिरी केस, पीस मील के केस में क्या होगा कि भाई गुड्स गए तो एक साथ थे, लेकिन जब वापस टुकड़ों में आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं, उस केस में आपको फ्रेश चालान ही बनाना पड़ेगा, चाहे जॉब वर्कर बनाए, चाहे एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पे जा रहा हो, चाहे जॉब वर्कर से वापस प्रिंसिपल पे जा रहा हो, तो फ्रेश चालान ही बनेगा। यहाँ पे इंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है, बस इसमें एक ये स्पेशल है कि इंडोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन आपकी कवर हो गई, और क्लैरिफिकेशन, अगली क्लैरिफिकेशन पे आते हैं। अगली क्लैरिफिकेशन इस रिगार्डिंग में है कि चालान की डिटेल कौन देगा, हु इज लायबल टू गिव चालान डिटेल्स। जितना भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, हु इज लायबल टू रिकॉर्ड मेंटेन बुक्स, तो बुक्स रिकॉर्ड करने की लाइबिलिटी प्रिंसिपल पर है, तो रिपोर्टिंग की रिक्वायर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ प्रिंसिपल पर ही है। प्रिंसिपल इज लायबल टू फर्निश ITC 04 रिगार्डिंग ऑल चलान्स इशूड, चाहे वो किसी ने भी की हो, चाहे जॉब वर्कर से जॉब वर्कर वाला चालान भी क्यों ना हो, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फर्निश करने की प्रिंसिपल पर ही है। चाहे प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को गया हो, चाहे जॉब वर्कर से जॉब वर्कर को गया हो, चाहे जॉब वर्कर से वापस प्रिंसिपल को आया हो, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, प्रिंसिपल पर। अगला क्लैरिफिकेशन टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है और इनवॉइसिंग से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता ये क्लैरिफिकेशन क्यों है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें सीधे सीधे ये लिख दिए नॉर्मल प्रोविजन है, जो भी आपके सेक्शन 13 में लिखे हैं, यहाँ पे जो भी आपके सेक्शन 31 में लिखे हैं, तो नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है डिस्कस करने को। अगला है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपका सर्विस जो आपने जॉब वर्क चार्ज लिया है, सर्विस चार्ज तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस जो आपको करना है एनी अमाउंट of goods oblique service used by job worker in his work, ये भी आपको ऐड करना होगा। लेकिन कब ऐड करना होगा, ओनली इफ रिकवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल से रिकवर किया है सिर्फ तभी, अगर प्रिंसिपल से रिकवर किया है सिर्फ तभी, वरना नहीं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जॉब वर्क से या रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी अभी बाकी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जिस पे भी आप चाहते हो, जिसमें भी आपको क्वेरीज हों, तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो उसे कमेंट बॉक्स पे डाल दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।